Hi everyone, how are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the two topics, conformations and geometrical isomerism. Conformations बेसिकली हम एल्केन्स के लिए करते हैं, ये एक तरह की आइसोमेरिज्म ही होती है, इसमें एल्केन्स में ही ये पॉसिबल होती है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, जो एल्केन है, सपोज आपका मैंने इथेन बनाया हुआ है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, and as you all know sigma bond is a strong bond and the rotation about the carbon carbon sigma bond is possible। जैसे सपोज करो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन एटम से हम इसको इजीली रोटेट करें, एक को फिक्स रखें एक को रोटेट करें तो बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises। Conformation basically these are the isomers which are obtained by the rotation of carbon carbon single bond। जैसे ये बॉन्ड है, हम इसमें एक को फिक्स कर रहे हैं एक को रोटेट कर रहे हैं, तो इस तरह से इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनते हैं। these are known as the conformations। क्लियर? अब conformations बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो सोर्स प्रोजेक्शन होता है, एक न्यूमेंस प्रोजेक्शन होता है। एल्केन्स में ही एग्जिस्ट करेगा, एल्कीन्स में नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन करते हैं, वहां पर यदि पाई बॉन्ड होगा एल्कीन्स में और जरा सा आपने रोटेट कर दिया ना, जैसे ये बॉन्डिंग है, जरा सा भी आप रोटेट करते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो पाई बॉन्ड वैसे भी वीक होता है, इसलिए हम सिर्फ ये एल्केन्स के केस में कर सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड होता है, दो फॉर्म्स जनरली जो हम बहुत सारी बनाते हैं उनमें से दो फॉर्म ज्यादा कॉमन होती है, दैट इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड द स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें वो फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द मिनिमम। इफ द हाइड्रोजन एटम आर एज क्लोज एज पॉसिबल टुगेदर द आर नोन एज then the form is known as the eclipsed form। if the hydrogen atoms are far apart as much as possible, जितना ज्यादा से ज्यादा दूर हो सकते हैं वो पॉसिबल है, दैट इज द स्टैगर्ड फॉर्म। जिसमें बहुत ज्यादा क्लोज है हाइड्रोजन वो इक्लिप्स फॉर्म, जिसमें दूर है तो वो स्टैगर्ड फॉर्म। अब जैसे न्यूमेंस प्रोजेक्शन में और सोर्स प्रोजेक्शन में हम कैसे करते हैं इसको, इस मेथड में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लाइन को थोड़ा सा लेंथी दिखा देते हैं और थोड़ा सा टिल्टेड दिखाते हैं, बिल्कुल सीधी बॉन्ड नहीं बनानी है आपको लाइन, थोड़ा सा टिल्टेड दिखाना है। और हर कार्बन पे जो 3 H अटैच्ड हुए हैं ये सब आपको दिखाने हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 की डिग्री के एंगल पे दिखाने हैं। अब फिलहाल 2 मिनट के लिए आप यहाँ भूल जाओ कि हाइब्रिडाइजेशन था और यहाँ पर sp2 था sp3 और ये जो एंगल होने चाहिए थे 109.5 डिग्री, वो उनसे हमारा फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हम जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दूसरे एटम पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी 120 डिग्री है। अच्छा एक और बात, कभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन करते समय ना तो बॉन्ड लेंथ ना ही बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड लेंथ भी सेम रहती है, बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है। ये थी आपकी इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में मैंने उसको पीछे वाली को फिक्स रखा और इसको रोटेट करके बिल्कुल अपोजिट पोजीशन लिया है, जिसमें एटम हाइड्रोजन एटम्स के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम है और ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम है। एक्चुअली थोड़ा सा 3D फिगर है, आपको नहीं दिख रहा होगा इस वाले में, तो अदरवाइज ये डिस्टेंस देखो आप, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है, देन दिस फॉर्म इज नोन एज द स्टैगर्ड फॉर्म। ये हमारा पहला मेथड था, सोर्स प्रोजेक्शन मेथड। अब दूसरा मेथड आता है न्यूमेंस प्रोजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइन यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम बैक कार्बन को एज ए सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रंट कार्बन को बस एज ए डॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, इधर भी ऐसे ही करना है, बैक कार्बन को एज ए सर्कल और फ्रंट कार्बन को एज ए डॉट। अब इस वाले में देखो दोनों, एक कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं और दूसरे पे भी 3 H हैं, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, जस्ट बिहाइंड इट। तो इन दोनों को बस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस हल्का सा डॉटेड डॉटेड दिखा देंगे, मींस ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन उसके पीछे ही दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, रोटेशन के थ्रू हमने एक इस तरह से रोटेट कर दिया कि वो डिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट हो जाए। जैसे देखो ये वाला इधर हाइड्रोजन आ रहा है तो दूसरे वाले में हाइड्रोजन बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इधर है तो ये अपोजिट, ये इधर है तो ये अपोजिट, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो इस वाली फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये थे हमारे कन्फर्मेशन इथेन्स के। अब सपोज करो आपको प्रोपेन के बनाने के लिए दे दें, वैसे देंगे नहीं, एनसीईआरटी में इथेन के ही है, प्रोपेन या ब्यूटेन यदि आपको बनाने हैं तो एक छोटा सा चेंज करना, ये CH3 लगा दो, क्योंकि देखो एक ही कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 या 3 तो हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, तो इस पे CH3 लगाने से एक कार्बन पे 3 H है, दूसरे कार्बन पे 2 H और एक CH3 है, तो आप एक छोटा सा चेंज कर दो, CH3 ऊपर वाले पे बना दो, दूसरे पे एसिड रखा, टोटल 3 कार्बन आर देयर, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम एंड द थर्ड। इसी तरह से जब स्टैगर्ड फॉर्म आप बनाओगे तो उसमें भी यहाँ पर एक CH3 कर देना, ये आपकी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई प्रोपेन की। ठीक है ना, इसी तरह से न्यूमेंस प्रोजेक्शन में भी किसी एक H को हटाओ और उसको रिप्लेस कर दो बाय द CH3 को, ये इक्लिप्स फॉर्म हो गई, ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। तो इसमें भी एटम्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। सपोज करो वो ब्यूटेन देते, फिर क्या करोगे, वैसे ज्यादा नहीं देते,
तो फिर भी ब्यूटेन सपोज दे दिया, एक बार आया था एग्जाम में, तो ये आपको CH3 करना है। एक्चुअली पहले थे कभी सिलेबस में ब्यूटेन के भी और प्रोपेन के भी, और फिलहाल ये डिलीट हो चुके हैं, फिर भी कभी कभार दे देते हैं एग्जाम में। तो जैसे दोनों तरफ CH3 आ गए तो आप इस पे एक कार्बन पे एक CH3 और इंक्रीज कर दो। देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा एज इट इज है, हर कार्बन पे 2 H है और एक CH3, तो 2 H हो गए, एक CH3, 2 H एक CH3। ऐसे ही यहाँ पर भी चेंज करो, अपोजिट वाले में ये CH3 कर दो। अब जब सेम वाले दिखाओगे इक्लिप्स फॉर्म न्यूमेंस में, तो दोनों CH3 हो जाएंगे, और ये दोनों अपोजिट वाले जो हैं ये आपके CH3 हो गए, ये आपका ब्यूटेन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म व्हिच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? देखो ज्यादा स्टेबल वो होगी जिसमें एटम्स के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, ताकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन कम रहेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं वो रिपेल करेंगे। अब देखो इसमें डिस्टेंस एटम्स के बीच की मिनिमम है, देयर विल बी द मैक्सिमम रिपल्शन। अब यदि मैं स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसमें एटम्स के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो चाहे वो मिथाइल ग्रुप हो, तो इस केस में स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म की सबसे ज्यादा रहती है, इक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे कम रहती है। ठीक है, ये था आपका कंफर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है अब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली एल्कीन्स के लिए एग्जिस्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। बेसिकली इसमें भी क्या होता है कि ये आपका एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। बाकी सब कुछ सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, अरेंजमेंट भी सेम होगा, अटैचमेंट भी, बट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में वो थोड़ा सा डिफर करेंगे। कैसे? सपोज करो एल्कीन्स में हम करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं इसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के यदि सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए, जैसे देखो ध्यान से, दोनों X ग्रुप हमने एक साइड लगा दिए, दोनों Y ग्रुप जो सेम थे वो एक साइड लगा दिए, देन दिस फॉर्म इज नोन एज द सिस फॉर्म। सिस लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज में सिस वर्ड का मीनिंग होता है सेम, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। इफ द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, X ग्रुप अपोजिट है और Y ग्रुप अपोजिट है, then this form is known as the trans form. Therefore this isomerism is also known as the cis trans isomerism. सेम ग्रुप सेम साइड बना दो, सिस फॉर्म बन गई, अपोजिट साइड बना दो, ट्रांस फॉर्म बन गई। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर C डबल बॉन्ड C रखा, एक कार्बन पे इस पे H दिखा दिया, दोनों सेम साइड दिखा दो, और दूसरे जो Cl दिखा रहे हो दोनों सेम साइड दिखा दो, तो ये फॉर्म बन गई आपकी सिस फॉर्म। और मैं इन्हीं को अपोजिट बना दूंगा Cl को और HH को, तो ये आपकी ट्रांस फॉर्म बन गई। ये कंपाउंड कहलाता है 1,2-डाइक्लोरोईथीन, क्योंकि 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, 2 कार्बन की चेन है, 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ये भी 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ये सिस फॉर्म, वो ट्रांस फॉर्म। क्लियर है बात? अब यदि मैं दूसरा एक एग्जांपल बना रहा हूँ, मैं दोनों CH3 लगा रहा हूँ सेम साइड, दोनों H लगा रहा हूँ अपोजिट साइड, सेम साइड मतलब दोनों H सेम साइड है, तो ये फॉर्म हो गई आपकी सिस फॉर्म। इसमें भी CH3 सेम साइड हो रहे हैं, 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो इसको बोल सकते हो सिस ब्यूट 2इन, और वो बन जाएगा इसी तरह से ट्रांस ब्यूट 2इन। उसमें क्या है, CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड while the 2 hydrogen atom are present on opposite side. हाइड्रोजन अपोजिट होंगे एक दूसरे के, मिथाइल ग्रुप अपने आपस में अपोजिट होंगे, तो ये फॉर्म कहलाती है ट्रांसफॉर्म। अब एक बात बनती है कि किस कंडीशन में हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। नंबर 1, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जरूर होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है। दूसरा तरीका ये है कि द 2 एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। देखो ध्यान से, इस कार्बन पे दोनों मिथाइल आ गए, दोनों मिथाइल नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे कार्बन पे देखते हैं, दूसरे कंपाउंड में दोनों H ये भी सेम आ गए, दूसरे कार्बन पे ये दोनों भी आ गए, ये भी सेम आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक H वहां होना चाहिए था, एक Br, तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाती। तो देयरफॉर इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इस तरह के कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। एनसीईआरटी में आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 एंड 11। एग्जांपल 10 और 11 आज आप करेंगे, इसी से रिलेटेड है, ज्योमेट्रिकल और आपको आइसोमेरिज्म से या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पोलैरिटी। कौन सी फॉर्म ज्यादा पोलर होती है? आंसर है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म इज मोर पोलर देन द ट्रांस फॉर्म, क्योंकि सिस में सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यदि अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट भी करेंगे सेम साइड, और रिपेल करेंगे तो रिपेल करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा एरो गलत लगा दिया, ये आपका इधर आना था, तो ये फॉर्म की पोलैरिटी ज्यादा होती है, जबकि इसमें अपोजिट है ग्रुप, ध्यान से देखो, तो ये एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल भी करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो ट्रांसफॉर्म आपकी लेस पोलर होगी, सिस फॉर्म ज्यादा पोलर होती है। जब ज्यादा पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सिस फॉर्म का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। इन दोनों फॉर्म में अभी हमने सिस फॉर्म आपको ज़्यादा पोलर बताई, तो डाइपोल मोमेंट भी सिस का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सिस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो ज़्यादा पोलैरिटी है। डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज ज़्यादा होगा, तो चार्ज ज़्यादा होने से ऑटोमेटिकली आपका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उस फॉर्म का ज़्यादा होता है जिसके मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब जो ये ट्रांसफॉर्म है, ये इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं क्योंकि ग्रुप अपोजिट है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। दैट्स वाई अब की बार ट्रांसफॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और लास्ट स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो भी वही उसी का ज़्यादा होगा। जो फॉर्म आपकी ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें मॉलिक्यूल आपस में कम रिपेल करेंगे, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ट्रांस में ग्रुप अपोजिट होते हैं, दे विल रिपेल लेस इन कंपैरिजन टू द सिस। आप आई होप आपको ये दोनों आइसोमेरिज्म क्लियर हुई होगी, कन्फर्मेशंस भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी। ये वीडियो अच्छी तरह से देखो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर देना, कमेंट भी करो, और अपने जो कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम भी लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।